हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज सोल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 पे बात करने वाले हैं, जहां मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात की कि हम सोल्यूशन जब बनाते हैं तो सोल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और उसी बेसिस को लेकर मैं आज आपको आइडियल और नॉन आइडियल के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको क्या पॉइंट्स अब समझने होंगे। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल का क्या पर्टिकुलर फॉर्म होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन बेटे आइडियल है तो उसके साथ क्या होगा, तो हम बताते क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ए के बीच का, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बी और बी के बीच का, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और जो नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर्म होगा ए और बी का, वो सब एक जैसे होंगे। मतलब इनके इंटरेक्शन फोर्सेस आप कह सकते हो कि ए और बी का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बराबर होगा ए बी के इंटरेक्शन के। मतलब अगर पहला वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, दूसरा वाला भी डाइपोल डाइपोल है, तो ये भी डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन होगा। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा? नॉन आइडियल में हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ए का या जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा किसका, बी का, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमेशा आपको अगर स्ट्रांग मिलता है ए बी से तो आप उसे क्या कहोगे, नॉन आइडियल। या फिर अगर आप कहते हो कि आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बी क्या मिलता है, लेस मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी, तो हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे नॉन आइडियल में ही। तो आइडियल कंडीशन की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सब एक दूसरे के बराबर हो, नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बराबर ना हो। मतलब इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जैसे कि इसमें डाइपोल डाइपोल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका इंटरेक्शन अलग तरीके का हो जाएगा। तो ऐसे इंटरेक्शन हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर में रखे जाते हैं। अब अगर मैं आपसे आगे बातें करूं कि इनसे आप कैसे हेल्प लोगे टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, तो आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूं बेटे कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ए और बी के बीच में, वैसा ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए बी के बीच में भी बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। मान लो ये है ए वाला पार्टिकल और ये दूसरा वाला ए वाला पार्टिकल है, जिनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनको बना के रखा हुआ है। वैसे ही हमने कहा ये बी वाला पार्टिकल है, ये वाला बी वाला पार्टिकल है और ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी इंटरेक्शन फोर्स से। अब क्या हुआ, अब इन्होंने मिलके एक बॉन्डिंग बना ली। किन्होंने, ए और बी ने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में है, वो एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर जितना स्पेस ए के पार्टिकल्स ले रहे थे और जितना स्पेस बी के पार्टिकल्स ले रहे थे, लगभग उतना ही स्पेस ए बी के भी पार्टिकल्स लेंगे। मतलब अब क्लियर कीजिएगा बातों को। मैंने कहा ए बी का फोर्स स्ट्रांग हो गया, आपने 50 ml ए डाला, 50 ml बी डाला, हो कितना जाना चाहिए था, 100 ml। लेकिन जब ए बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग था। अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिकल्स को खींचना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पास आ गए। अगर वो पास आ गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप कहोगे 100 ml से कुछ कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, 50 ml ए 50 ml बी मिलाया आपने, 100 ml होना चाहिए था। अब इनके बीच का इंटरेक्शन वीक है, तो जो नया फोर्स बना वो वीक है। नया फोर्स वीक होने का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो टोटल वॉल्यूम आपको 100 ml से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबके बराबर है। इसका मतलब अगर 50 ml ये 50 ml ये मिलाया गया होगा तो आपका 50 और 50 ml मिलने के बाद भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों का बराबर होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा।
इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं 50 ml पहले वाले का 50 ml दूसरे वाले का मिलाऊंगा तो नेट रिजल्ट 100 ml का ही आएगा, 100 ml से कम या 100 ml से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर 100 ml ही आने वाला है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि मैं कहूँ कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पर, तो आप कहोगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 100 ml। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 100 ml, यानी 0। तो पहली कंडीशन जो हम अब याद रखेंगे वो है कि अगर आपके पास कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। अब अगर यहां बात करके देखें, यहां क्या होगा? यहां आपने कहा कि मैंने ए और बी को मिक्स किया और उस मिक्सिंग से क्या हुआ? मान लो ये ए के पार्टिकल्स थे, इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स था। इसके बाद हमने कहा कि मेरे पास बी के पार्टिकल्स थे, इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स था। अब जो नया इंटरेक्शन फोर्स बना ए बी का, वो बताया जा रहा है कि जो नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बना, उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो इंटरेक्शन है वो पुअर है ए और बी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अब अगर आपसे पूछूं मैं, बताइए अब क्या होगा, तो आप कहोगे कि इनके बीच का डिस्टेंस अब ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब दे नीड मोर स्पेस। और इस रिस्पेक्ट में आप बोलोगे कि अगर आप 50 ml ए का और 50 ml बी का मिलाते तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता वो क्या बनता? वो आप कहते मोर देन 100 ml बनता। क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल जो नए फोर्स के अट्रैक्शन के साथ आए उनका अट्रैक्शन वीक था। अट्रैक्शन वीक था, इसका मतलब फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स। और यदि मैं आपसे कहता हूं कि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? पहले से ज्यादा हो गया। यानी यहां पे आप क्या बोलोगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग, यहां क्या लिखूंगा मैं? वही फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है 100 से, इनिशियल 100 है, मतलब आप बताओगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू प्लस हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास कोई आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0, लेकिन इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? आप बताओगे मोर देन, अरे डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0 हो जाएगी। ठीक है बातें? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? मोर देन 0। दैट इज द कंडीशन नंबर 1। आइए इस केस को भी समझ के देखें। यहां पे क्या हो रहा होगा? यहां भी अब आप समझ सकते हो कि ए के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स मौजूद था, बीबी के बीच में भी एक इंटरेक्शन फोर्स मौजूद था। और जब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स हमने ऐड किया तो हुआ क्या कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब पार्टिकल बहुत पास आ गए। अगर बहुत पास आ गए तो आप क्या बताओगे कि अगर आपने इसका 50 ml लिया होगा, इसका भी आपने 50 ml लिया होगा, तो वॉल्यूम क्या मिलेगा? आप बताओगे लेस देन 100 ml। और अगर लेस देन 100 ml है, इसका मतलब आप यहां भी वो कंडीशन लगाओगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल और इनिशियल माइनस करोगे तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग आप बोल सकते हो लेस देन 0। तो नॉन आइडियल के दो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, आप देख सकते हो हम इसे दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि अब हीट का क्या चेंज होगा जब आप इस सॉल्यूशन को बनाओगे। मान लो आपने ए और बी को मिलाया तो एक नया ए बी का इंटरेक्शन बना और ए और बी का इंटरेक्शन टूटा भी। जब कोई इंटरेक्शन बनता या टूटता है तो एनर्जी के चेंजेस भी होते हैं। ए का इंटरेक्शन आपने तोड़ा, बी का इंटरेक्शन आपने तोड़ा, आपने कुछ एनर्जी दी होगी सिस्टम को। और यदि आपने कुछ एनर्जी सिस्टम को दी होगी तो क्या होगा आइए समझते हैं। मैंने कहा कि मैंने ए का इंटरेक्शन तोड़ने के लिए एक एनर्जी दी H1, बी का इंटरेक्शन तोड़ने के लिए मैंने एक एनर्जी दी H2, और ए बी का जो नया इंटरेक्शन बना उसमें एक एनर्जी निकली S3। अगर ए और बी का इंटरेक्शन एक ही जैसे हैं जैसे ए बी का इंटरेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंपल सा मतलब होगा बेटे कि यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे तो H1 प्लस H2 इक्वल्स टू 2S3 क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब जितनी एनर्जी आपने तोड़ने के लिए दी उतनी ही एनर्जी लगभग रिलीज हो गई।
इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि इस केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा ना वो भी 0 होगा, क्योंकि फोर्सेस बराबर हैं। आपने ए के इंटरेक्शन को तोड़ने में जितनी एनर्जी दी, बीबी को तोड़ने में जितनी एनर्जी दी, उतनी एनर्जी क्या हो गई? ए बी के बनने में निकल भी गई, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पर। और बॉन्ड लेंथ मैंने बताया कि एक ही कंडीशन के साथ दिख रही है, आपको एक ही जैसी दिख रही है इनमें। अब यहां क्या होगा? अब आप यहां खुद सोच सकते हो ना कि यहां पे क्या कंडीशन बननी चाहिए। आइए इस कंडीशन को डायरेक्ट समझ लेते हैं। यहां पे आप कह रहे हो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, यहां क्या होगा डेल्टा एच? तो आप कहोगे कि ए को बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने क्या किया होगा? आपने ज्यादा एनर्जी दी होगी ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, H1 एनर्जी। बीबी के बॉन्ड तोड़ने को आपने कौन सी एनर्जी दी? H2 एनर्जी। AB का जब बॉन्ड बना होगा, इंटरेक्शन बना होगा, तो मान लो S3 एनर्जी, तो 2S3 लिख दिया हमने। तो अगर ये बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, इनके इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी और कम एनर्जी रिलीज हो रही होगी। सिंपल वन, आप बताओगे कि ये कंडीशन होगी। और इस कंडीशन का क्या मतलब है? इस कंडीशन का सिंपल सा मतलब है कि आप ये बोल सकते हो कि इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो कैसा होगा? ज्यादा एनर्जी दी, कम रिलीज हुई, मतलब एनर्जी दी। और जब एनर्जी दी जाती है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग आप पॉजिटिव बताओगे, या आप कह सकते हो कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ओके, इस केस में क्या होगा? तो आपको केस नंबर 2 भी समझ आ गया होगा कि केस नंबर 2 क्या बताया जा रहा है। केस 1 डेल्टा एच मिक्सिंग 0, केस 2 डेल्टा एच मिक्सिंग 0। और अब मैं इसके केस 2 की बात करके देखूं तो क्या होगा। तो अगर मैं इस केस को चेक करूं कि इस केस में क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे कि वही बात फिर से जोड़ दूं मैं कि ए का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने H1 एनर्जी दी, बीबी का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने H2 एनर्जी दी, इसके लिए S3 एनर्जी आई, 2 मॉलिक्यूल आपने इसके बनाए, तो ये एनर्जी का चेंजेस आया। और अगर आप इन सारी एनर्जीज को क्या कर देते हो? एक साथ ऐड कर देते हो, तो आप क्या बताओगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? आप कहोगे कि AB का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब आप ये कहोगे कि यहां पर ये वैल्यू ज्यादा होगी। दैट सिंपल वन, आप कंडीशन 2 बोल सकते हो कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो आपको निगेटिव मिलेगा। दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, या आप कह सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 की बात हो गई। अब अगर मैं कंडीशन 3 पे आपसे बात करूं, तो हम कंडीशन 3 में बोलते हैं कि दिस लॉ फॉलो राउल्ट्स लॉ। ऐसे तो आइडियल सोल्यूशन अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहता है तो आप क्या कहोगे कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो वो सोल्यूशन कैसा होता है? आइडियल। और अगर हर कंसंट्रेशन या हर टेम्परेचर पे वो आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे तो आप उसे नॉन आइडियल बोल देते हो। दैट इज द बेसिक थिंग कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आप उसे क्या बोलते हो? आप उसे आइडियल सोल्यूशन बोलते हो। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है सामने कि मुझे क्या मालूम कि राउल्ट्स लॉ फॉलो होने का मीनिंग क्या है। इतना लिख के काम थोड़ी चलता है कि फॉलो राउल्ट्स लॉ हो गया, चलो फिनिश हो गई बातें। इसकी मीनिंग तो समझें कि फॉलो राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या है। अब आपको मैंने बताया कि चलो एक प्रॉब्लम पे समझते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे पास 2 वोलेटाइल कंपोनेंट ए और बी हैं। ए का वेपर प्रेशर कितना है? P0 A। बी का प्रेशर कितना है? P0 B। इसके A मोल्स मिलाए, इसके B मोल्स मिलाए। अब बताओ इसमें PSA कितना होगा? मैंने ये आपसे पूछा, आपने कहा मुझे मालूम है। अगर दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हैं तो राउल्ट्स ने मुझे बताया है कि PSA इक्वल टू होता है P0 A इंटू XA। ये जो आपने यहां पे लिखा कि PSA इक्वल टू P0 इंटू XA, ये राउल्ट्स का लॉ है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो मैंने आपको राउल्ट्स लॉ बताया वो क्या इस सॉल्यूशन के लिए फिट है या नहीं। तो पता कैसे लगाएं? तो पता लगाने के लिए हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं। हमने क्या किया? मैंने आपको ये डाटा दिया,
एक क्वेश्चन बना के दिया, मैंने कहा मुझे बताओ PSA कितना है, आपने कहा मैं बता सकता हूं, मैंने P0 A इंटू XA कर दिया। ये जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है ये है क्या? ये है हमारा थियोरेटिकल डाटा। थियोरेटिकल डाटा मतलब जो राउल्ट्स ने थ्योरी में लिखवाया हमें, हमने उसे अप्लाई कर दिया ऑन पेपर। हमें नहीं मालूम कि सच है गलत है, हमने तो पेपर लिया, हमने लिखा P0 A XA का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया और सॉल्व करके दे दिया। लेकिन पता लगाने के लिए कि ये बात सही है कि नहीं, हम पहुंच गए लैब में, और लैब में हमने इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन को लेके फिर से अपना क्वेश्चन किया और हमने अब एक्सपेरिमेंटली उस डाटा को मेजर किया। अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल डाटा दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब आप ये लिख देते हो। इसका मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए। क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल डाटा दोनों के दोनों क्या होंगे, राउल्ट्स लॉ को फुलफिल कर रहे होंगे। तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है, उसका मतलब उसका 3 कंडीशन आपको मिला, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 बोल दिया आपने, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 बोल दिया एंड फॉलो राउल्ट्स लॉ। अब मैं इसके लिए तीसरी कंडीशन पे बात करके देखूं तो क्या होगा, तो आप कहते हो नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, क्योंकि आइडियल नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप क्या बताओगे, आप यहां बताओगे कि हमारा जो PSA का डाटा है दैट इज P0 A XA, तो यहां पे PSA का जो डाटा है दैट इज P0 A XA, या जो PSB का डाटा है P0 B XB, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि PSA इक्वल टू P0 XA है और PSB इक्वल टू क्या है, P0 B XB है, अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई एक डाटा बड़ा होगा और कोई एक छोटा डाटा भी होगा। तो इस बात को आइए क्लियर करते हैं कि अब इनमें कैसा रिलेशन होगा। तो आपने ये बताया कि जब हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो AA और BB का है वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब AB का फोर्स कैसा है, वीक है। अगर AB का फोर्स वीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि AB जो होगी वो ज्यादा वेपर बना रही होगी। खुद सोच के देखो, A में ज्यादा फोर्स है, BB में ज्यादा फोर्स है, वो एक दूसरे से बहुत तेज ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं, और जो नया फोर्स बना वो बहुत वीक बना, जरा सी एनर्जी दी टूट गया। तो उसी टेम्परेचर पे AB ज्यादा क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। राउल्ट्स कहता है कि इतना वेपर बनना चाहिए, राउल्ट्स कहते हैं कि इतना बनना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने चले गए तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा वेपर तो ज्यादा बन रही है। इसका मतलब PSA की वैल्यू क्या होगी, P0 A XA से बड़ी आ रही होगी। वैसे ही PSB की वैल्यू भी क्या होगी, P0 B XB से ज्यादा बड़ी आ रही होगी। मतलब ये वैल्यूज राउल्ट्स की वैल्यू से ज्यादा दिख रही हैं, यानी इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये पॉजिटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ का। और आप देखो सब पॉजिटिव ही दिखते हैं ना, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, सब पॉजिटिव डाटा में है इसमें। यहां पे क्या होगा, अगर यहां की तीसरी कंडीशन को बोलोगे तो आप कहोगे नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, बात तो यहां भी लिखोगे आप वही। और अब इसमें क्या बोलोगे, आप इसमें बोलोगे कि PSA और जो P0 A XA है, या जो PSB है और P0 B XB है, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं रिपोर्ट होंगे। तो अगर ये दूसरे के साथ रिपोर्ट नहीं हो रहे तो इनमें क्या रिलेशन होगा। तो इनमें अगर आप रिलेशन की बात करते हो तो जो थियोरेटिकल डाटा हमारे पास गिवन किया गया है वो हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं कर रहा होगा। तो हो क्या रहा होगा, आप कहोगे कि AB का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। सोच के देखो, अब जो फोर्स बना वो बहुत स्ट्रांग बन गया, अब आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, टूट ही नहीं रहा, बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है। तो गिवन टेम्परेचर पे जहां AA और BB की वेपर बन रही थी, अब AB का फोर्स स्ट्रांग होने का मतलब वहां पे AB की वेपर जल्दी नहीं बन रही होगी, यानी अब AB की वेपर कम बन रही होगी।
और अगर AB की वेपर कम बन रही होगी, इसका मतलब कि जब आप लैब में जाओगे और राउल्ट्स का डाटा देखोगे कि राउल्ट्स कह रहे हैं इतना बनना चाहिए, लेकिन जब आप वेपर देखोगे तो आपको वेपर बनती हुई नहीं दिख रही होगी या बहुत कम बन रही होगी। इसका मतलब राउल्ट्स की वैल्यूज हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या मिल रही होंगी, कुछ कम मिल रही होंगी। एंड दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, हम इसे क्या नाम देंगे, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे पास जो नॉन आइडियल सोल्यूशन था उसके दो क्लास हो गए, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दूसरा नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। और उसके लिए आपके पास ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो आपको राउल्ट्स लॉ के लिए समझना होगा। क्या कंडीशन समझनी होगी कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी बी और ए बी के साथ क्या रिलेशन होगा। क्लियर है बातें? तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा, नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा बेटे। देखिए बेटे, आपने अभी जान लिया कि आइडियल सोल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। अब अगर आपको मालूम है कि मेरा जो सोल्यूशन है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो उसके लिए आपको उनकी कंडीशंस भी मालूम है कि आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक जैसे होते हैं, नॉन आइडियल जिनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बना उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमारा सिस्टम नेगेटिव डेविएशन की तरफ चला जाता है, और यदि उनके बीच का फोर्स वीक होता है तो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चला जाता है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने बता दिया कि सोल्यूशन के दो पार्ट कर दिए, एक आइडियल हो गया और एक हो गया नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में भी हम बात करें तो दो पार्ट हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव डेविएशन। अब बात यहां आती है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। आप कैसे बताओगे कि किसका कौन सा एग्जाम्पल होगा? मैंने आपके सामने 12 अलग अलग एग्जाम्पल्स को मेंशन किया हुआ है जो कि आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। वो पूछ लेता है बताओ कि ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कभी कभार, कितने एग्जाम्पल याद रखें। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं एग्जाम्पल को पहचानने की, लेकिन उस ट्रिक को समझने के पहले आपको आइडियल सॉल्यूशन को पहचानना आना चाहिए। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन में क्या बताया कि ए का जैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वैसे ही कैसा हो, बीबी का हो, और रिजल्टेंट फोर्स भी एक जैसा ही हो। क्लियर है बातें? तो ए में का डाइपोल डाइपोल है, बी में भी डाइपोल डाइपोल है, तो ए बी का भी डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन ही दिखेगा, और वो डाइपोल भी एक जैसा होगा। यानी कि किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल ऑक्सीजन के कारण है और किसी का डाइपोल क्लोरीन के कारण है, तो आप बोल दो कि एक जैसा है। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यह है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, दोनों ही हैलोजेंस हैं। क्लोरोबेंजीन के भी पास भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और ब्रोमोबेंजीन के पास भी डाइपोल डाइपोल है, और दोनों हैलोजन वाले ही डाइपोल्स हैं। यानी कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो होंगे उन्हें आप क्लासिफाई कर सकते हो एज अ आइडियल सोल्यूशन। तो मेरा जो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है ये आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्या आइडियल होगा? तो क्लोरोफॉर्म पोलर होता है, एसीटोन भी पोलर होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म की पोलैरिटी और एसीटोन की पोलैरिटी में बहुत सारा अंतर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एसीटोन जो है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का पोलैरिटी है और इसमें 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन के कारण पोलैरिटी है, यानी दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे कहीं नहीं काम कर रहे। CH3CH2Cl CH3CH2Br, आप कहोगे यार ऊपर वाले एग्जाम्पल जैसा ही है। हाँ जी, ये भी क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। वाटर एथेनॉल, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप के कारण इंटरेक्शन फोर्सेस जरा से कमजोर हो जाते हैं, तो हम इन्हें आइडियल सोल्यूशन में नहीं रखते। हाँ, अगर दोनों एल्कोहल होते तो मैं उन्हें आइडियल सोल्यूशन में रख देता। HCl और वाटर, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग तरीके के फोर्सेस हैं। क्लोरोफॉर्म एनिलीन, तो क्लोरोफॉर्म एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्लोरोफॉर्म में नॉर्मल सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो नहीं जोड़ सकते। बेंजीन टॉलिन, बेंजीन भी नॉन पोलर है, टॉलिन भी नॉन पोलर है, दोनों ही डिस्पर्शन फोर्स से जुड़े हैं, अलग अलग भी, और साथ में भी डिस्पर्शन फोर्स से ही जुड़ेंगे, मतलब आप इन्हें भी क्लासीफाई कर सकते हो एज अ आइडियल सोल्यूशन। क्लोरोफॉर्म CCl4, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है,
ये पोलर मॉलिक्यूल है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यार मुझे कैसे मालूम पोलर नॉन पोलर है। बेटे तो केमिकल बॉन्डिंग को आपको कवर करना पड़ेगा। जल्दी हमारी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स भी जुड़ जाएंगे आपके साथ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं उन्हें। तो क्लोरोफॉर्म और CCl4 में CCl4 नॉन पोलर है, क्लोरोफॉर्म कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है, तो भी नॉर्मल बात है, इंटरेक्शन नहीं। नाइट्रिक एसिड H2O, इसका अलग तरीके का डायपोल इंटरेक्शन बनेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, मैच नहीं करता हुआ दिख रहा। एसीटोन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर, अगेन एल्कोहल आ गए, दोनों एल्कोहल हैं, तो ये भी क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डेड, साइक्लोहेक्सेन जो हमारे पास है वो तो नॉन पोलर है, तो ये भी आइडियल में नहीं रखा जाएगा। तो कुछ आइडियल तो हमें समझ आ गए। अब नॉन आइडियल वाले कौन से होंगे? पहले ट्रिक से और फिर मेथड से समझते हैं। ट्रिक क्या है, आइए क्लियर करें आइडियल नॉन आइडियल को डिफरेंशिएट करने के लिए। ट्रिक है, आप इसे ऐसे याद रखो, एसिड बेस वाटर एल्कोहल CCl4 क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो ये सभी आपको पहले सीरीज में याद रखने पड़ेंगे। जो सीरीज आपने बना ली बेटे, अगर सीरीज को देखोगे तो उसमें याद कैसे रखना है? एसिड बेस निगेटिव, वाटर एल्कोहल पॉजिटिव, CCl4 पॉजिटिव, क्लोरोफॉर्म निगेटिव, एसीटोन पॉजिटिव। आपको ये पांचों लाइन से याद कर लेने हैं। क्या? एसिड बेस, वाटर एल्कोहल, CCl4, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, और निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये अगर आपको याद है तो आप कोई भी एग्जाम्पल देखोगे तो डेविएशन अपने आप पता लगा दोगे। आइए चलिए चेक करके देखते हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तो आपने कहा कि ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसकी प्रायोरिटी बड़ी है। आप कहोगे क्लोरोफॉर्म की प्रायोरिटी बड़ी है, तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन में डिसाइड करेगा क्लोरोफॉर्म। तो आप बताओगे कि ये सिस्टम निगेटिव डेविएशन का है। अरे वाह, क्या कोई और एग्जाम्पल पता लग जाएगा? चलिए चेक करते हैं। वाटर और एल्कोहल, वाटर एल्कोहल दोनों ही एक कैटेगरी में आ रहे हैं और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हुए दिखेंगे आपको। HCl और वाटर, एसिड और वाटर, बड़ा कौन है? प्रायोरिटी एसिड की बड़ी है, एसिड डिसाइड करेगा। ऐसे बोलता है निगेटिव डेविएशन डालो, निगेटिव डाल देते हैं। क्लोरोफॉर्म एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एनिलीन तो ही नहीं। अरे एनिलीन बेस होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और एनिलीन अगर बेस है तो बेस क्या करेगा? डिसाइड करेगा निगेटिव। ऐसे क्लोरोफॉर्म भी निगेटिव का था। क्लोरोफॉर्म CCl4, क्लोरोफॉर्म CCl4, अगर आप इसे देखोगे तो क्लोरोफॉर्म और CCl4 में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म निगेटिव, CCl4 पॉजिटिव, बड़ा कौन है? CCl4, तो CCl4 डिसाइड कर देगा, बोलेगा पॉजिटिव डेविएशन। नाइट्रिक एसिड और वाटर, निगेटिव डेविएशन। एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन, पॉजिटिव डेविएशन। एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, एल्कोहल आ गया ना, पॉजिटिव डेविएशन। एक एग्जांपल आप और अगर मैं लिख दूं, CHCl3 और CH2Cl2 कि इसमें क्या होगा? तो आप कहोगे कि दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर दोनों ही पोलर हैं और एक जैसे पैटर्न्स में ही दिख रहे हैं तो ये भी आइडियल होते हैं। आइडियल कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ट्रिक से नहीं लग पाते, लेकिन अगर आप आइडियल को देखोगे तो बहुत आसानी से दिखेगा कि एक जैसे ही तो है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Br, बेंजीन, टॉलिन, CH3OH, CH2H, तो ये एक जैसे ही पैटर्न आपको दिख रहे हैं। तो मेरे पास कंडीशन बन गई कि मैं खोज सकता हूं कि कौन आइडियल है और कौन नॉन आइडियल। अब आइए इसे मेथड से समझें कि आपसे मैंने कहा कि बताओ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन निगेटिव डेविएशन क्यों है। क्वेश्चन आ गया, व्हाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म निगेटिव डेविएशन। कैसे आंसर करें? तो हम कहते क्या है कि क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है, इसमें इंटरेक्शन फोर्स है डाइपोल डाइपोल का। वैसे ही एसीटोन का जो मॉलिक्यूल है और दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये भी एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। कैसे? डाइपोल डाइपोल से।
अब जब आप इन्हें मिला दोगे तो मिलाने के बाद होगा क्या कि इनके जो इंटरेक्शन बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और आप जानते हो ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डाइपोल डाइपोल से, मतलब लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया। और जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो सिस्टम को आप निगेटिव डेविएशन में रखते हो, तो ये निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। 12th वाला एग्जांपल देख लेते हैं। एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है डिस्पर्शन फोर्स से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्पर्शन फोर्स। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं आ पाएगी ना, इसका मतलब अल्कोहल की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी अब वो वीक हो गई, इसका मतलब फोर्सेस कमज़ोर हो गए, डिस्टेंस बढ़ गया। और डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल बात आप बताओगे कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपके सामने अगर वो कह देता है बताओ ये निगेटिव डेविएशन शो करता है, आंसर दो, आपके 12th एकेडमिक क्वेश्चन में आ गया, तो आप क्या कहोगे। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन करने वाला है तो क्या बोलोगे कि इंटरेक्शंस जो होंगे, आप बोलोगे कि मान लो ये क्वेश्चन आता आपको नहीं मालूम होता, आंसर देना पड़ता, क्या करते, तो आप कहते हैं कि यार इनका मालूम है मुझे कि कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का इंटरेक्शन फोर्स, एसीटोन का इंटरेक्शन फोर्स, और इनके इंटरेक्शन फोर्स में इनका इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेक्शंस। रिजल्ट आप कह दोगे कि निगेटिव डेविएशन को शो कर रहे होंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के। तो आपने आज देखा बेटे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, और आपने ये जाना कि इनके एग्जाम्पल्स को आप कैसे समझोगे, उनकी ट्रिक क्या है और उनका रियल फॉर्म क्या होता है। ये तो बात हो गई आइडियल नॉन आइडियल को समझने की, लेकिन अब हमारे सामने एक टॉपिक जुड़ने वाला है एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट में चलता है। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं लेकिन बातें नहीं बताती कि क्या है एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। तो मैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्लास में बातें करूंगा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन के बारे में, और ये बताऊंगा कि मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और ये सारी बातें हम आपसे नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो बेटे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो सोल्यूशन की आप तक तभी पहुंच पाएगी। बाकी बातें नेक्स्ट टर्म पर। थैंक यू।